जनरल मुनीर ईरान पहुंच गया, मैडम मरियम चीन पहुंच गईं और उधर इस्लामाबाद में फौजी पिटने लगे। सही तरीके से मेरा ख्याल तवाज़ो की, थप्पड़ शप्पड़ अच्छे पड़े, वहाँ पर पिटाई हुई बाकायदा ब्रिगेडियर साहब की। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंत वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। पिट रही फौज, मुनीर मरियम की मौज। मैडम चीफ मिनिस्टर वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की जो हर मुल्क गैर मुल्की मुल्क का दौरा करती हैं, जैसे कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज और एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठ रही है बलूचिस्तान की तरफ। ट्रंप की ना धमकी काम आई, ना मिसाइल, ना ड्रोन और ना ही बातचीत। हॉर्मुज स्ट्रेट में गोले बारूद फिर से फटने लगे, जहाज फिर डूबने लगे, तो ट्रंप को फेवरेट फील्ड मार्शल फिर से याद आ गया। बॉस के हुक्म पर मुनीर दौड़े दौड़े ईरान पहुंच गया है। ईरान के एनएसए मोहसिन रेज़ई से मुलाकात कर रहा है और ट्रंप की तरफ से हाथ जोड़ रहा है कि भाई मान जाओ, बातचीत के लिए हां बोल दो तो पाकिस्तान की जान छूटे। पीएम मोदी का पैगाम लेकर भारत के एनएसए अजीत डोवाल चीन में मौजूद हैं। ठीक इसी मौके पर शरीफ खानदान की शहजादी मरियम नवाज भी चीन उड़ गई। दौरा पूरे 4 दिन का है, पर सवाल यह है कि मरियम चीन करने क्या गई है। मरियम से पहले इसी साल अप्रैल में जरदारी चीन जा चुके हैं। मई में मुनीर और शहबाज शरीफ चीन जा चुके हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने तीनों को खाली हाथ लौटा दिया। तो अब नवाज शरीफ ने चीन को मनाने की जिम्मेदारी मरियम को सौंपी है। आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत कि ये बड़े जुगादरी आए, जो सीपैक है उसके तहत लगने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, निगले जा रहे हैं, उगले जा रहे हैं। डिफरेंट फील्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांगनी है। दरअसल यूएई की तर्ज पर चीन ने भी पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग लिया है। साथ ही साथ चाइनीज बिजली कंपनियों का बकाया भी जल्द चुकाने का अल्टीमेटम दे रखा है। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया से मांगता फिर रहा है, लौटाएगा क्या? शायद चीन को यह समझाने में मरियम नवाज कामयाब हो जाएं। मैडम चीफ मिनिस्टर वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की जो हर मुल्क गैर मुल्की मुल्क का दौरा करती हैं, जैसे कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैडम के ये स्टडी टूर कौम को बड़े महंगे पड़ते हैं। मैडम ब्राज़ील भी गई, मैडम पहले चाइना गई, वहाँ से एक पुरानी टेक्नोलॉजी को लाके नहीं गए। मैडम जापान भी चलेगी, मैडम थाईलैंड का भी बीच में टूर चेक कर। मैडम अब फिर चली गई, इस बार चाइना से पता नहीं क्या लेके आ जाएंगी, सस्ता बोटॉक्स करने का तरीका, फिर हमारे सिर में मारेगी। और पता नहीं मैडम क्या बैग उठाने के लिए मरियम औरंगजेब साहब शायद जा रही हैं कि नहीं जा रही, पता नहीं। मुनीर और मरियम ने पाकिस्तान के बाहर मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना कोई संभालने वाला है, ना कुछ संभलने वाला है। उल्टे मुनीर के वर्दीधारी हर मोर्चे पर। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में धौंस दिखाने के चक्कर में मुनीर का एक अफसर छात्रों के हाथों पिट गया तो बौखलाकर कैंपस में ही पिस्तौल निकाल ली। पहले तो सीधे गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर हवाई फायर कर दिए। तौल लगाकर आए थे और डंडा भी था उनके हाथ, लेकिन इस तरीके के तफे तौड़े और
थप्पड़ वप्पड़ पड़ते हुए हमने पहली दफ़ा देखी है। सही तरीके से मेरा ख्याल तवाज़ो की थप्पड़ शप्पड़ अच्छे पड़े, वहाँ पर पिटाई हुई बाकायदा ब्रिगेडियर साहब की। जब ब्रिगेडियर साहब को अंदाज़ा हुआ कि मामलात हाथ से निकलने लगे हैं, मतलब वर्दी शर्दी भी उन्होंने खींची, मामलात जब ज़्यादा ख़राब होने लगे तो उन्होंने अपने जिस्म के साथ बंधा हुआ पिस्तौल निकाला और उन्होंने पहले उस स्टूडेंट को सीधी गोली मारने की कोशिश की। अब पता नहीं उनसे चली नहीं या उन्होंने चलाई नहीं, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर उन्होंने हवाई फायर किया पिस्तौल से तो जो गोली निकली एक या दो, लेकिन उनके मुंह से भी गन निकला। उसके बाद बच्चे और बिफर गए। उन्होंने वो जो खातून है उन्हें भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जाहिर है वो अंदर थी, तो उनका भी रास्ता रोक लिया। मुनीर का प्रोपेगेंडा मार्केट कई दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था। उसने सोचा होगा कि ईरान दौरे के बहाने एक बार फिर से तामझाम हो जाएगी, मीडिएशन के नाम पर फिर से अपनी फर्जी इंटरनेशनल इमेज का ढिंढोरा पीट लिया जाएगा। लेकिन उसी का अफसर छात्रों के हाथों पिटकर और यूनिवर्सिटी में गोली चलाकर सारी लाइमलाइट ले गया। मुनीर का ईरान दौरा धरा का धरा रह गया। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਗਿਆ ਹੋਇਆ है ईरान। असल जो टॉपिक, जो डिटेल्स वो वहाँ से आनी चाहिए कि कहाँ पर आर्मी चीफ गया है, किस से मुलाकात कर रहा है, किस चीज़ की मुलाकात हो रही है। मीटिंग जो है वो अब्बास अराक्ची से हो रही है, कालीबाग से हो रही है, अमेरिका के साथ मीडिएशन की बातें हो रही हैं या क्या हो रहा है, ये सब डिटेल्स। उन्होंने कहा ओ भाएं छड्डो, बॉस उत्थे गया तो कोई गल नहीं, मैं तो इत्थे ही रौला पा देना है, तो उन्होंने वही किया। तो बात आर्मी चीफ की ईरान जाने की खबरों के बजाय खबर ये चल रही है कि एक कर्नल ने यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट से जूते खाए और उनको पिस्तौल से मारा है या हवाई फायरिंग की है, ये खबर चल रही है। बात सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की फौज के खिलाफ हथियार बंद प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यहाँ की लोकल पुलिस फौजियों को अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रही और लोग भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का जोर चलता है, इसीलिए यहाँ मुनीर और उसकी फौज से नफरत बहुत ज्यादा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज और एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठ रही है, बलूचिस्तान की तरह। पूरे पंजाब में पंजाबी जो है वो फौज और इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ हुए पड़े। अंदरून सिंध का बुरा हाल है। कराची से आप आए हैं, सिंध को भी जानते हैं सारे। तो हमारी डायरेक्शन क्या है? तबाही है ना। हम आपस में इत्तेहाद पैदा करें और फौज से और इस्टेब्लिशमेंट से मिल के कहें कि देखिए आप इधर से निकल जाएं बाइज्जत तरीके से, यानी कि सिविलियन डोमेन से आप निकल जाएं, आप अपना काम करें। हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है और ये बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हम मिलते हैं जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानते, उनका एजेंडा आगे लेके जाते हैं। इमरान खान को काबू में करने के लिए मुनीर और उसकी आईएसआई ने बीते 3 सालों में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इमरान के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, सड़कों पर घसीटा, ना आदमी देखा ना औरत। ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूँ, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। नफरत का यही आलम है जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज आज जहां तहां पिट रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो नस्ल वाली नफरत है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के पंजाबी खुद पंजाबी वर्दीधारियों पर हमलावर हैं। न पुलिस बच रही है न फौज। यही वजह है कि मुनीर के वर्दीधारियों को अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से बचने के लिए हथियार निकालने की नौबत आ गई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि किसी ज़माने में कहीं कोई फौजी खड़ा होता था, आप सोच सकते हैं कि आज से 5-10 साल पहले कहीं कोई कर्नल खड़ा होता और लोग उसका गिरबान खींच रहे होते, उसे कॉलर से पकड़ के घसीट रहे होते। फौज की एक इज्जत हुआ करती थी। फौज को वेपन्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोगों ने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, आपने मुरीदके में कत्लेआम किया, उससे पहले आप कितने लोगों को मार चुके। इमरान खान पे कत्लाना हमला हो चुका। इमरान खान को अपने 3 साल से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कभी कभार कोई मुलाकात कभी हो जाती है, आप उसका चेहरा सामने नहीं आने दे रहे, नाम तक नहीं लेने देते। इन सब चीजों ने मिल मिला के फौज को नफरत की अलामत बना दिया है।
मैं फौज से बतौर इदारा मुखातिब हूं। आप ये सीन देख रहे हैं, आप में से कोई भी अब हजूम में बावर्दी नहीं जा सकता अकेला। जिस मुल्क का अपना फौजी अपने मुल्क में महफूज ना हो, वो लड़ेगा क्या मुल्क के लिए? पाकिस्तानी फौज का ये हाल किया है जनरल मुनीर की बादशाहत वाली हसरतों ने। मुनीर पाकिस्तान का बादशाह बनना चाहता है। तीनों फौजों का सुपर बॉस तो पहले ही बन चुका है, अब वर्दी में राष्ट्रपति भी बनना चाहता है। उसके खिलाफ कोई बगावत न हो, इसीलिए रावलपिंडी को अपने वफादार फौजियों के हवाले कर चुका है। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों को नाना पाटेकर याद आ रहे हैं। एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक मच्छर 7 लाख को हिजड़ा बना रहा है, और अब तो बाकी भी शामिल कर लो ना, एयरफोर्स और नेवी वाले भी। तो अगर एक शख्स ऑफिसर्स के कैरियर, पोस्टिंग, रिटेंशन और रिटायरमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर डिबेट करना होगी। क्योंकि आज सवाल यह नहीं कि आसिम मुनीर कितना पावरफुल है, असल सवाल यह है कि आसिम मुनीर को इतनी सिक्योरिटी और इतनी पावर की जरूरत क्या है, और सितंबर में रावलपिंडी में क्या होने वाला है। क्या भारत के जर्नलों को यह बात पसंद नहीं है? नहीं, वो कंट्री फर्स्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस है। पाकिस्तान में पहले ही कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, और अब तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म किया जा रहा है कि जनाब फिर अगर कोई थोड़ा बहुत नॉमिनल कंट्रोल था भी, तो अब वो भी रगड़ा जा रहा है। मुनीर ईरान भी इसीलिए गया है, ट्रंप के इशारे पर इसीलिए नाच रहा है, क्योंकि अगर ट्रंप को खुश रखेगा तभी उसकी बादशाहत वाली हसरतों को मंजूरी मिलेगी। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ या कुछ और, वो तभी कुर्सी पर बैठ पाता है जब अमेरिका बहादुर से आशीर्वाद पा जाता है। मुनीर और मरियम की हसरतों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा तो इमरान खान है, जो जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुनीर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को तैयार नहीं है। इमरान की पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्डस्मिथ भी मुनीर के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं, और इधर पठानों ने भी रावलपिंडी पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया है। पटना में आज बिहार के छात्रों ने बवाल कर दिया। सरकारी नौकरी के लिए छात्रों का आंदोलन गांधी मैदान से निकला और डाक बंगला चौराहा पहुंचते ही पुलिस और छात्रों की भिड़ंत हो गई। बिहार में सरकारी नौकरी की डिमांड हाई है, लेकिन उतनी सरकारी नौकरियां हैं नहीं, इसीलिए ये बवाल हुआ है। सरकारी नौकरी पर आज एक बड़ा ऐलान किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में नौकरी की लॉटरी खुलने वाली है। योगी अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियों का अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटने वाले हैं। जॉब क्रिएशन से योगी कैसे जीतेंगे इलेक्शन, पूरी रिपोर्ट यहां है। नौकरी चाहिए, नौकरी, नौकरी, वो भी सरकारी। रांची के बाद अब पटना में सरकारी नौकरी के लिए बवाल मचा। बिहार के मुख्यमंत्री का वादा है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार अगले 5 वर्षों में बिहार की धरती पर देने का काम हमारी सरकार करेगा। बिहार के नौजवान पूछ रहे हैं, नौकरी कहां है सरकार? क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन देकर के छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? हम लोग का 15 मांग है, जिससे लेकर गर्दंगी बाद में जो हम लोग आज है 10 रोज से जो है अनशन पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और ये मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जो हम लोग का मांग सुनने का जो है काम नहीं कर रहे हैं। नौकरी के लिए बिहार के नौजवान बैरिकेड पर कूद रहे हैं। नौकरी के लिए बिहार के युवा पुलिस की लाठी खा रहे हैं। नौकरी के लिए बिहार के छात्र वाटर कैनन झेल रहे हैं। लेकिन नौकरी है कि मिल ही नहीं रही। जितनी नौकरी चाहिए उतनी नौकरी है ही नहीं, और जब नौकरी चाहिए तब नौकरी मिलती नहीं।
बिहार के छात्रों का गुस्सा तब भड़क गया जब उनके लिए हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार की टिप्पणी कर दी गई। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम नहीं है। सम्राट चौधरी सरकार ने बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, लेकिन तब तक छात्र आंदोलन के लिए कूच कर चुके थे। छात्रों को हम लोग कुत्ता बोला गया है बीपीएससी अधिकारी के द्वारा। हम लोग कुत्ता हैं, हम लोग छात्र हम लोग अपना आज के लिए उठाने के लिए लड़ते हैं और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बताइए, हम लोग कुत्ता हैं, अधिकारी द्वारा हम लोग कुत्ता कहा जाता है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। सरकारी नौकरी एक अनार 100 बीमार वाली चीज हो गई है। बिहार में बी फार्मा और नर्सिंग एग्जाम की परीक्षा का रिजल्ट खराब आने पर फार्मा स्टूडेंट्स भड़क गए। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान और आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई। पुलिस यहां लाठी चलाने पहुंची तो फार्मा छात्रों ने उनको रगेद दिया। बिहार में शहर शहर गली गली दवा की दुकानें खुली हैं। दवा की दुकानों के लाइसेंस के लिए डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री चाहिए। डिग्री मिल जाने पर डिग्री का ही किराया आने लगता है। रिजल्ट खराब होने से उसकी संभावना खत्म हो गई। यहाँ फार्मा छात्रों से होम सेंटर पर एग्जाम कराने और परीक्षा पास कराने के एवज में 12-12 हजार रुपए लिए गए थे, फिर भी रिजल्ट खराब आया। सारा बवाल नौकरी के लिए है। बिहार में जितनी नौकरी का वादा है उतनी नौकरी मिल नहीं सकती। राज्य में इतने संसाधन नहीं है, इतने सरकारी विभाग भी नहीं है। बिहार सरकार के सभी विभागों में कुल मिलाकर करीब 12 लाख कर्मचारी हैं, तो 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे मिल जाएगी? बिहार में पहली बार 2020 के चुनाव में नौकरी मुद्दा बनी थी। तब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया। करीब 1.5 साल के लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियां खोली गई। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए तो खूब भर्तियां हुई। पिछले 6 साल में बिहार में 7,95,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 1,17,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली और 70,525 लोगों को आउटसोर्सिंग के जरिए काम मिला। इसी साल फरवरी में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल यानी 2026 में 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार देंगे। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग विभागों में करीब 2 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती हो सकती है, लेकिन ये भर्तियां हो नहीं रही। छात्र जवानी में नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं और साल दर साल अधेड़ होते जाते हैं, लेकिन नौकरी हाथ में नहीं आती। जब सब्र का बांध टूटता है तो रांची में आंदोलन हो जाता है, तब इस तरह पटना में बवाल हो जाता है। ये लोग डिटेन किए हैं और हम लोग छात्रों को फेयर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, छात्र परीक्षा में सुधार नहीं किया जा रहा, तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लाठी चार्ज कर करके जबरदस्ती सबको जेल में डाल रही है। सरकार को यह पता थी हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले, उसके बाद भी जानबूझ के ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन किया गया इनके द्वारा। हम लोग रोड पे मिलेंगे, इससे हमको कोई सरकार का लाठी और सरकार का जेल नहीं डर। नौकरी के लिए पटना की सड़कों पर छात्र अड़ गए, सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने लाठी चलाई, वाटर कैनन चलाए, तो छात्रों ने भी पत्थर चलाए। इस पथराव में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। कई पुलिस वालों को चोट लग गई, किसी का सिर फट गया तो किसी के हाथ और पैर में चोट लगी। महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगीं। पटना में देर रात तक बवाल चलता रहा और यह सब मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर डाक बंगला चौराहे पर हुआ। बिहार में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का विज्ञापन निकाला है, जिसमें 32,388 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। आंदोलनकारी छात्रों की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग ये
कि TRE 4 परीक्षा PT और मेंस के 2 चरणों में ना ली जाए, सिर्फ PT के आधार पर ही नौकरी दे दी जाए। दूसरी मांग यह है कि TRE 4 परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी जाए और तीसरी मांग यह है कि बिहार के मूल निवासियों के लिए 100% आरक्षण लागू किया जाए। बिहार सरकार छात्रों को नौकरी का आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी मांगों के सामने झुकने से इनकार कर रही है। अब आपको पटना से लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा वादा किया। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। 6 महीने में 1 लाख नौकरी। योगी ने इतनी नौकरियों के विज्ञापन निकालने का वादा नहीं किया है। योगी ने इतने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का वादा किया है। योगी ने यह काम शुरू भी कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री ने आज ही 3,500 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, यानी काम शुरू हो चुका है। योगी को बस इसकी स्पीड बढ़ानी। हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। यूपी में चुनाव आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जेन जी यूथ वोटर के बीच अपनी अपील बढ़ा रहे हैं। जेन जी के साथ जितनी सेल्फी योगी ने पिछले 3 दिनों में खिंचवा ली, इतनी सेल्फी योगी ने कभी नहीं खिंचवाई थी। यूथ के बीच भी योगी का जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। दिल्ली में 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी की मीटिंग हुई थी। दिल्ली से लखनऊ लौटते ही योगी ने जेन जी वाला पैडल दबा दिया। तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी नहीं थे, दुश्मन थे युवाओं के। जेन जी को परमानेंटली अपनी ओर करने का एक ही रास्ता है, जॉब क्रिएशन। नौकरी मिलेगी तभी यूथ के वोट की गारंटी रहेगी। नौकरी मिलने का चांस दिखेगा तभी जेन जी वोटर करीब आएगा। क्या जॉब क्रिएशन के मामले में योगी सही जा रहे हैं? अखिलेश का आरोप है कि योगी सरकार की नीयत नौकरी नहीं देने की है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनके राज में 9,30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी राज में कम से कम 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में बिना सिफारिश, बिना रिश्वत, बिना वसूली के नौकरी मिलती है। अखिलेश कहते हैं कि योगी सरकार खुद ही पेपर लीक करवाती है जिससे नौकरी ना देनी पड़े। योगी का दावा है कि उनके समय में परीक्षा और रिजल्ट सब फटाफट आते हैं, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। यूपी में परीक्षा कैसे होती है, इसे योगी एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मैं जब पहली बैठक किया था 2017 में, मैंने आज बोर्डों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा।
1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय जो बोर्ड परीक्षा 3 महीने में होती थी, उसे योगी 14 दिन में करा देते हैं। अखिलेश यादव के समय जो रिजल्ट आने में 3 महीने लगते थे, वही रिजल्ट योगी 14 दिन में निकाल देते हैं। एग्जाम से रिजल्ट तक जो काम पहले 6 महीने में होता था, उसे योगी 28 दिन में कर देते हैं। झारखंड के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? क्योंकि झारखंड में जॉब वाली कोई परीक्षा भी सही से नहीं हो पाई। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र तैयारी करते रह गए और जुगाड़ वालों ने पैसे से नौकरी ले ली। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इंतजाम किया है कि एक भी नौकरी का लीकेज ना हो। योगी ने यूपी पुलिस में 60,000 कांस्टेबल की भर्ती का फैसला 2023 में किया था। फरवरी 2024 में परीक्षा हुई, जो पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी। अगस्त 2024 में दोबारा परीक्षा हुई और जून 2025 में 60,000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इतनी बड़ी परीक्षा और इतने अपॉइंटमेंट लेटर एक साथ कहीं भी किसी भी दूसरे राज्य में नहीं बांटे गए। योगी आदित्यनाथ के 9.5 साल में अकेले यूपी पुलिस में ही 2.25 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। यूपी में सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए परीक्षा नाम का एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे सभी आयोग और चयन बोर्ड को जोड़ दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो अमेरिका से डर गई, चीन के आगे झुक गई। लेकिन आज मॉस्को, बीजिंग और टोक्यो से ऐसी तस्वीरें आई जो राहुल गांधी के इस आरोप को सिरे से गलत साबित करती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल बीजिंग में और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जापान के दौरे पर हैं। आज ट्रंप के दौर में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, रियल वॉर और ट्रेड वॉर चल रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी की सरकार अगले महीने दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स को होस्ट करने की तैयारी कर रही है। तो क्या अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। दुनिया के 2 बड़े पावर सेंटर्स मॉस्को और बीजिंग से आई ये 2 तस्वीरें असल में पिक्चर ऑफ फ्यूचर हैं। उथल पुथल से गुजर रही दुनिया में रूस और चीन के साथ भारत की ये जुगलबंदी बहुत बड़ा संदेश देती हैं। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली से मॉस्को की दूरी घट रही है, चीन और भारत भी नजदीक आ रहे हैं। भारत, रूस और चीन की ये तिकड़ी एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने जा रही है। 2025 में वो सितंबर का ही महीना था जब चीन के तियानजिन में 3 ग्लोबल पावर्स भारत, रूस और चीन के लीडर्स इकट्ठा हुए थे। तीनों नेताओं की ये जबरदस्त केमिस्ट्री विश्व की इकलौती सुपर पावर अमेरिका को तीर की तरह चुभी थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की इस तस्वीर पर किसी दिलजले की तरह सोशल मीडिया पर अपने मन की भड़ास निकाली थी। 1 साल बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है और एक बार फिर सितंबर का महीना आने को है जब भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को होस्ट करने वाले हैं। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रही है।
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस समिट में आना कंफर्म हो गया है। जिनपिंग तो 400 मेंबर्स का भारी भरकम डेलीगेशन लेकर भारत आने वाले हैं। वैसे तो दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के लीडर शामिल होंगे, लेकिन समिट में सबसे ज्यादा निगाहें पुतिन और जिनपिंग पर ही होंगी, क्योंकि इस समिट के लिए जब दो ग्लोबल पावर्स के लीडर पुतिन और शी जिनपिंग भारत आएंगे तो यकीनन एक नए ग्लोबल ऑर्डर की आधारशिला को मजबूती मिलेगी। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रंप की सनक से आजाद होगा, जो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग वाली डिप्लोमेसी से फ्रीडम की गारंटी देगा। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट मैसेज लेकर मॉस्को पहुंचे थे। जयशंकर ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को ब्रिक्स समिट में आने का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इनविटेशन दिया। साथ में यह भी बताया कि भारत और रूस के रिलेशंस किस तरह नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present, and I again thank you very much for the honor of receiving me today. रूस भारत का पुराना और पक्का सहयोगी है। अभी हाल ही में जब ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने भरे मन से कबूला था कि पश्चिमी देश पिछले 75 साल से भारत और रूस के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक नाकाम रहे हैं। इसीलिए जब विदेश मंत्री जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का इनविटेशन लेकर मॉस्को पहुंचे तो पुतिन ने उन्हें क्रेमलिन में वेलकम किया और कहा कि आज अगर भारत और रूस के रिश्ते नई बुलंदियों को छू रहे हैं तो इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमारा आपसी कारोबार बढ़ गया है। वैसे तो पिछले साल हमारे कारोबार में गिरावट आई थी, मगर इस साल इसमें इजाफा हो रहा है। इसकी एक वजह, और वो शायद सबसे बड़ी वजह है, कि भारत के प्रधानमंत्री खुद इस मामले में कोशिश कर रहे हैं। वो भारत और रूस के रिश्तों को बेहतर बनाने में निजी तौर पर दिलचस्पी लेते हैं। हमारी बातचीत की शुरुआत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाएं। उम्मीद है कि शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के तहत उनसे जल्द ही मेरी मुलाकात होगी। आज हमने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें जाहिर है कि फर्टिलाइज़र की आपूर्ति का भी मुद्दा था। हम भारत के किसानों और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम फर्टिलाइज़र की सप्लाई आपको बढ़ा रहे हैं और आगे भी ऐसा करने के लिए सदैव तैयार हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, हाईटेक सेक्टर और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी हमारे एजेंडे में शामिल है और हम इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स की समिट के बाद भारत का इनविटेशन मिलने पर अपने अंदाज में शुक्रिया अदा किया। आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है तो पुतिन ने भारत की फर्टिलाइजर्स की जरूरतें पूरी करने की गारंटी दी है। रूस ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी भारत की पूरी मदद का भरोसा दिया है ताकि तेल गैस पर निर्भरता कम की जा सके। दोनों देश हाईटेक इंडस्ट्री सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाएंगे। आज जब अमेरिका अपने पुराने साथी देशों को धमका रहा है, टैरिफ लगा रहा है, हाईटेक प्रोडक्ट देने से इनकार कर रहा है, ऐसे में रूस ने इन सेक्टर्स में भारत के साथ सहयोग जारी रखने की गारंटी देकर यह साबित कर दिया है कि वो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रेसिडेंट पुतिन के बाद जब विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव से मुलाकात की तब कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबार 5 साल में 4 गुना बढ़ गया है। ये बड़ा अचीवमेंट है। The India-Russia partnership has consistently demonstrated resilience and adaptability. Even amidst a complex international landscape, our engagement has continued to deepen, reflecting the mutual interest and confidence that define our bilateral partnership. Over the last 5 years, bilateral trade in goods has increased more than fourfold,
from about US dollars 13 billion in 2021-22 to nearly US dollars 60 billion in 2025-26. This demonstrates the immense potential of our partnership. प्रेसिडेंट पुतिन को ब्रिक्स समिट का न्योता देने विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे थे, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल चीन के दौरे पर हैं। एनएसए अजित डोभाल का चीन का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान और कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है और दिवंगत सेनेटर लिंडसी ग्राहम की याद में कानून बनाकर भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। बीजिंग पहुंचने पर अजित डोभाल ने चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान झेंग से मुलाकात की। इसके बाद डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बॉर्डर को लेकर लंबी चर्चा की। I'm very happy also to be here for the 26th round of our talks, which are very important, particularly in the wake of the BRICS summit that is likely to take place shortly. We meet in keeping with the guidance of our leaders, our Honorable Prime Minister and President Xi Jinping, who have given a clear and positive direction to our relationship both at Kazan and in Darjeeling. I am happy that over the past year our relationship has been steadily returning to normalcy. The normalcy we have witnessed in our relationship has been a direct result of both sides maintaining peace and tranquility in the border areas. We have extensively talked about it today just to see how we can continue to reinforce and further consolidate our efforts to maintain peace and tranquility in border areas. अच्छी बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अगले महीने 400 लोगों के विशाल डेलीगेशन के साथ भारत आने वाले हैं। उससे पहले भारत में चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने में चीनी कंपनियों ने भारत में $500 मिलियन यानी करीब 4,800 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है। ये बड़ी बात है क्योंकि अप्रैल 2020 में भारत ने प्रेस नोट 3 के जरिए भारत के साथ जमीनी सीमा वाले देशों के इन्वेस्टमेंट को सीमित किया था। इस प्रेस नोट 3 को भारत ने इसी साल मार्च महीने में संशोधित किया था, जिसके बाद चीन से भारत में निवेश बढ़ने के रास्ते खुले थे। वैसे तो अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन और भारत के रिश्ते सुधरे हैं, मगर सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब तब सीमा में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करते रहती है। चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए सीमा विवाद का सुलझना सबसे जरूरी है। Post 2020, Chinese have created a new normal, which is not accidental. The normal is a more militarized border where we have to keep troops deployed at a fairly high level. In a way, they have got us bogged down there. So our ability to deal with any maritime opportunities to that extent, our preoccupation with continental challenge diminishes that. China was trying out things through a partner rather than directly, and they have created a new deterrence dynamics for us. In any future India-Pakistan conflict, we'll have to work on the assumption that China will be around in some form, providing support to Pakistan.